इस फिल्म की शुरुआत होते ही हमें जापान की एक मिथिकल क्वीन के बारे में बताया जाता है और उस रानी के पास जिंदगी और मौत देने की शक्ति थी। वह जिसे भी टच किया करती उसकी डेथ हो जाया करती थी। इसीलिए वहाँ उस जगह के जर्नल ने उस रानी को कहीं बहुत दूर पहाड़ों में जाकर दफना दिया ताकि उसकी यह शैतानी शक्तियाँ और ज्यादा न फैले। लेकिन बाद में एक आर्कियोलॉजिस्ट रिचर्ड ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया और उस आर्कियोलॉजिस्ट के सर पर इतना जुनून सवार हो गया कि वह अपनी फैमिली की भी परवाह नहीं करता। रिचर्ड की एक छोटी बेटी भी थी लारा और उसने इसकी परवाह भी नहीं की। इसके बाद हमें लारा को दिखाया गया जो कि अब जवान हो गई है और एक बॉक्सर बन गई थी। साथ ही रिंग का मालिक लारा से आकर कहता है कि तुम्हारी मेंबरशिप की फीस अभी भी बाकी है। यहाँ पर हमें लारा की कहानी के बारे में पता चलता है, जहाँ पर कि लारा के फादर रिचर्ड जो कि उस रानी की तलाश में निकले थे वो कभी वापस आए ही नहीं। जिसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट ने यह अनाउंस कर दिया कि वह मर चुके हैं। हालांकि लारा के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी क्योंकि उसके फादर ने अपने पीछे बहुत प्रॉपर्टी छोड़ी थी। लेकिन लारा इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि उसके फादर की डेथ हो गई है। हालांकि उसकी बिजनेस पार्टनर भी बार बार उसे समझाती लेकिन लारा बावजूद इसके भी प्रॉपर्टी पेपर साइन करने से इनकार कर दिया करती क्योंकि लारा को अभी भी लगता था कि उसके फादर जिंदा है। लेकिन आखिरकार उसकी बिजनेस पार्टनर आखिर में लारा को साइन करने के लिए मना ही लेती है क्योंकि अगर वह ऐसा ना करती तो उसकी यह सारी प्रॉपर्टी ऑक्शन में चली जाती। और इसी दौरान उसे यह भी पता चलता है कि उसके फादर ने उसके लिए एक जापानीज पजल भी छोड़ा है। लारा उस पजल को तुरंत ही सॉल्व कर लेती है और ऐसा करने पर इसे उसके अंदर से एक सीक्रेट नोट मिला और जब वो यह नोट पढ़ती है तो वह अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उसमें लिखी जगह पर पहुंच जाती है। और यह ड्रेस उसके फादर के टोम का था जो कि एक पहेली के रूप में उसने लिख रखा था। और जब यह अंदर जाती है और अपने फादर के नेम के फर्स्ट लेटर को दबाती है और जो चाबी उसे उसमें मिली थी वह उसमें लगाती है तो एक गुफा का डोर ओपन हो जाता है। और यहाँ आकर उसे पता चलता है कि उसके फादर अपना ज्यादातर हर वक्त इसी जगह पर बिताया करते थे। वहीं पर लारा को एक कैमरा भी मिला जिसमें उसके फादर का एक रिकॉर्डेड मैसेज था। जब लारा उस वीडियो को देखती है तो उसमें उसके फादर बता रहे थे कि मैं यह साबित करने के लिए बाहर निकल गया कि सुपरनेचुरल शक्तियाँ होती है। इसी बीच मुझे जापान की रानी के बारे में पता लगा और मैं उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा क्योंकि तुम्हारी माँ के खोने के बाद मैं बहुत ज्यादा सदमे में था और अपनी टेंशन दूर करने के लिए मैं उस रानी के टोम को ढूंढने गया था ताकि मैं तुम्हारी माँ को आत्माओं की दुनिया से वापस ला सकूं। लेकिन अब तुम्हें मेरा यह काम करना होगा। उस रानी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वह सब तुम्हें बर्बाद करनी होगी ताकि उसकी जितनी भी काम की जानकारी है वह किसी गलत आदमी के हाथों में ना लग जाए। अब लारा यह मैसेजेस सुनने के बाद चारों तरफ चीजों का मुआयना करने लगती है। अब लारा जब यहाँ पर रखी सारी चीजों सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ती है तो समझ जाती है कि उसके फादर की किसने हेल्प की थी। जिसके बाद वह अपने फादर की कुछ चीजें उधार रखकर पैसे लेती है और हांगकांग के लिए निकल जाती है और यहाँ आकर उस शिप को ढूंढने लगती है जहाँ पर आखिरी बार उसके फादर को देखा गया था। अब यहाँ पर लारा जब उस शिप को ढूंढ रही होती है कि इतने में ही यहाँ कुछ चोर आकर उसका बैग चुराकर यहाँ से भागने लगे। लेकिन उन चोरों ने आज गलत लड़की से पंगा ले लिया था। लारा उन सभी का पीछा करती है और अपनी बॉक्सिंग स्किल्स का यूज करते हुए सभी को मजा चखा दिया। और अब लारा को वह शिप भी मिल गया था। और जब लारा उस ट्रिप के मालिक से बात करती है तो वह बताता है कि मेरे फादर ने ही तुम्हारे फादर की हेल्प की थी। लेकिन जब मेरे फादर भी तुम्हारे फादर की हेल्प करने गए थे तो वह उनके साथ ही वापस कभी नहीं लौटे और मुझे यह भी नहीं पता कि वह जिंदा है या नहीं। तो लारा उसे कहती है कि तुम और मैं हम दोनों मिलकर अपने फादर्स को ढूंढ सकते हैं क्योंकि लारा को अपने फादर की इंफॉर्मेशन की वजह से उस आइलैंड का पता लग गया था। लेकिन लारा यह बिल्कुल नहीं जानती थी कि वो आइलैंड कितना खतरनाक है, इसलिए जहाज का मालिक वहां जाने से मना कर देता है। लेकिन जब लारा उसे कुछ पैसों का लालच देती है और इस शिप के ओनर पर पहले से ही काफी ज्यादा कर्जी था और जब वह पैसे देखता है तो वह तुरंत ही लारा की मदद करने को तैयार हो गया। अब सफर के दौरान लारा अपने फादर के सभी पजल्स को सॉल्व करने लगी, जहां पर उसे पता लगता है कि उस रानी हेमिको के पीछे और भी कई सारे एविल ग्रुप थे। अब लारा जब वो पजल सॉल्व करते करते उस शिप में ही सो जाती है तभी वह एक झटके से जाग जाती है क्योंकि यह उस आइलैंड तक पहुंच गए थे और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेज लहरें उठ रही थी। और जब इस शिप का मालिक अपने जहाज को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो लारा से कूदने के लिए कहता है
इसीलिए लारा जल्दी से अपने फादर्स के सभी पेपर समेटने लगी। लेकिन इतने में ही एक जोरदार लहर आती है और लारा को अपने साथ ही बहा कर ले गई। और वो तूफान इतना ज्यादा खतरनाक था कि शिप को भी समंदर में डुबो दिया। लेकिन लारा उससे किसी तरह से बचते हुए समंदर में कूद जाती है। लारा को जब होश आता है तो वह एक ग्रुप के लीडर के सामने थी, जो कि लारा को यह बताता है कि उसे रानी के टोम को ढूंढने के चक्कर में मैंने तुम्हारे फादर की जान ले ली। खैर, जब लारा के बैग से उसे उसके फादर का जनरल मिलता है तो वह समझ गया यह कौन है। जिसके बाद यह लारा को भी यहाँ पर लेबर बना लेते हैं और हिमिको की तलाश करते हुए आगे बढ़ने लगे। यहाँ पर वह शिप का ओनर भी था। वो यहाँ पर लारा की मदद करता है और मौका देखकर उसे यहाँ से भगा दिया। अब लारा जब यहाँ से भाग रही थी तो वह भागते हुए एक तेज बहते झरने में गिर जाती है। लेकिन इससे पहले लारा झरने से नीचे गिरती वहाँ पर एक कबाड़ प्लेन होता है। वो उसे पकड़ लेती है और अपनी जान बचा लेती है। लेकिन यह प्लेन गल चुका था तो वह उसके वजन से टूटने लगा, जिस पर लारा ने यहाँ पर अपनी हिम्मत दिखाई। वह तेजी से दौड़ लगाकर छलांग लगाती है और प्लेन के मेन पार्ट को पकड़ लिया। अब इससे पहले बेचारी लारा सांस लेती है कि वो प्लेन पूरे का पूरा टूटकर ही झरने में गिर गया। लेकिन गिरने से पहले ही लारा को प्लेन में एक पैराशूट मिलता है, जिसे वह लेती है और एक जंगल में क्रैश लैंडिंग कर जाती है। अब रात हो चुकी थी और लारा को जंगल में कोई भी नजर नहीं आ रहा था जो उसकी मदद करता। लेकिन यहाँ पर एक आदमी चुपके से उसे देख रहा था और वो लारा से डर के मारे यहाँ से भाग गया। लेकिन जब लारा उसका पीछा करती है तो यह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके फादर थे, जिनकी दिमागी हालत बिगड़ी हुई थी। लेकिन कुछ ही देर में इनकी याददाश्त तो वापस भी आ जाती है और अपनी बेटी को यहाँ देखकर यह बहुत खुश होते हैं। उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और जब सुबह होती है तो लारा अपने फादर को उस ग्रुप के बारे में बताती है। कहती है कि उन लोगों ने आपकी बुक ले ली जिसमें सारी जानकारी थी। उसकी यह बात सुनकर लारा के फादर बहुत नाराज होते हैं। कहते हैं कि बेटा, तुमने मेरा मैसेज नहीं सुना। मैंने तुमसे कहा था कि उन सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दो और तुम्हें पता है अब सारी दुनिया खतरे में है। इसलिए लारा वापस वो किताब लेने के लिए वहाँ भागती है और अपने तीर कमान से उन लोगों पर हमला कर दिया। अब वो लोग उस गुफा तक तो पहुँच गए थे, लेकिन उसका एंट्रेंस काफी रफ टफ था ना, पता नहीं कि अंदर कैसे जाया जाएगा। यहाँ पर लारा के फादर रिचर्ड भी पहुँच जाते हैं और उस लीडर का एक आदमी उसके फादर को पकड़ लेता है और वह लारा के फादर को मारने की धमकी देकर लारा से ही वह पजल सॉल्व कराते हैं। इसलिए लारा मजबूरी में अपना दिमाग लगाकर वह पजल सॉल्व कर देती है और इससे टब का गेट ओपन हो जाता है, जिसके बाद यह सभी लोग एक एक करके अंदर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इनका चला गया एक गलत कदम लीडर के एक आदमी की जान ले लेता है। यहाँ पर यह लोग एक खाई देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन थे। यह देखकर यह लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और साथ ही उन्हें यहाँ एक वॉल पर एक और पजल नजर आया। और जब यहाँ पर यह लोग उस पजल को देख ही रहे थे कि तभी केव का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और उनके पैर के नीचे वाली जमीन अपने आप खिसकने लगती है और लारा भी यहाँ गिरते गिरते बचती है। और जब दोबारा से इनकी नजर उस दीवार पर पड़ी तो लारा समझ जाती है कि वह पजल ही यहाँ से निकलने का रास्ता है। इसलिए लारा यहाँ पर अलग अलग तरह के ग्लोव्स लगाने लगी, लेकिन यहाँ पर कोई भी पैटर्न फिट नहीं हो रहा था। तभी लारा को समझ आती है कि हरा कलर आजादी का कलर है, इसलिए वह येलो और रेड कलर को आपस में मिलाकर हरा कलर बनाती है, जिससे वहाँ का दरवाजा खुल जाता है। और यह दरवाजा खुलने के बाद ही इन लोगों को उस रानी का वो टोम नजर आया। अब जब यह लोग उस टोम को ओपन करते हैं तो पहले वह रानी एक नॉर्मल इंसान लग रही थी, लेकिन देखते ही देखते वह एक कंकाल में बदल जाती है। जब यहाँ पर लीडर का एक साथी उस रानी को उठाने लगता है कि इससे उसके हाथ पर इन्फेक्शन हो गया और यह इन्फेक्शन उसके पूरे शरीर में फैल जाता है और एक खौफनाक मौत के साथ वो मारा गया। अब लारा जब यहाँ के सभी पजल्स और पेंटिंग को देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि यह रानी कोई भी जादूगरनी नहीं थी, बल्कि इस बेचारी को तो कोई इन्फेक्शन हो गया था। और यही वजह थी कि यह रानी जिसको भी हाथ लगाती वह मर जाता था और उसने जानबूझकर अपने मन से ही खुद को सैक्रिफाइस किया था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से यह वायरस, यह इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैल जाए। इसलिए रिचर्ड और लारा उस लीडर से मना करते हैं
कि हमें इसे यहाँ से नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन यह लीडर इनकी कोई भी बात नहीं मानता और उस रानी की एक उंगली काटकर अपने पास रख लिया। अब वह लीडर तो इस रानी की एक उंगली काट कर ले गया था, लेकिन तभी यहाँ पर रानी के वॉरियर्स आ जाते हैं। वो लारा पर अटैक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक वॉरियर के टच करने से लारा के फादर रिचर्ड को इन्फेक्शन हो गया था। लारा जब अपने फादर के पास आती है तो वो उसे समझाते हैं कि हम दोनों में से एक को यहाँ रहकर इस टब को डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि कोई भी दोबारा से टॉमअप को ढूंढ ना सके, और बेटा वैसे भी अब मैं नहीं बच पाऊंगा और तुम्हें मुझे छोड़कर जाना होगा। जब लारा यह बात सुनती है तो रोने लगी, क्योंकि इतने सालों के बाद उसने अपने फादर को ढूंढा। वो बहुत ज्यादा टूट जाती है और बहुत रोती है, लेकिन फिर भी वह अपने फादर को आखिरी बार गुड बाय कहती है, जिसके बाद सीधी यहाँ से भागती हुई उस लीडर को ढूंढने जाने लगी और लारा को वो लीडर मिल भी जाता है। लारा उसकी अच्छी खासी पिटाई करती है, लेकिन वो लीडर भी इस पर भारी पड़ रहा था। अब यह लीडर जो कि वो उंगली ले आया था, लारा उसी उंगली को उसके मुंह में डालकर उसे उन कंकालों के बीच में फेंक देती है जो नीचे पड़े थे, और इतने में ही यहाँ पर यह टॉमअप भी ब्लास्ट हो जाता है। लारा तेज भागती है और तेजी से वह छलांग लगाकर यहाँ के एग्जिट डोर तक आ जाती है, और यहाँ पर यह बुरी तरह से फंस चुकी थी। और जब यह मरने ही वाली होती है कि एंड वक्त पर यहाँ उस शिप का ओनर आ जाता है जो इसे यहाँ लाया था, और वो इसकी जान बचा लेता है। अब यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी पहुँच जाता है जो कि उसी लीडर ने बुलाया था, लेकिन यहाँ पर लारा और बाकी के लोग उस हेलीकॉप्टर को हाईजैक करने के बाद सेफली इस आइलैंड से निकल जाते हैं। खैर, इसके कुछ समय बाद हम लारा को लंदन में देखते हैं, और अब उसने अपने फादर की सभी प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर लिया था। अब यहाँ पर लारा जब अपनी कंपनीज लिस्ट को देख रही थी तो उसे एक ऐसी कंपनी के बारे में पता लगता है जो कि सुपर नेचुरल आर्टिफैक्ट्स को हासिल करके पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहती थी, और उस कंपनी की ओनर कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जो कि लारा के फादर की बिजनेस पार्टनर थी, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। और उस बिजनेस पार्टनर एना का यही काम था कि लारा को बिजनेस की बातों में उलझाए रखना ताकि वह इसके रास्ते में न आ सके। लेकिन जब अब लारा को सब पता लग ही गया है तो वह यह फैसला करती है कि वह इनका सफाया करेगी और वह दुनिया पर गलत लोगों का कब्जा नहीं होने देगी। और इसी के साथ यह कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।